नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट मैथ एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 20 अगस्त 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के सीडीपी के 30 क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए आप लोगों को इन 30 सीडीपी के क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को इनमें से कौन सा ऑप्शंस बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण साक्ष्य समालोचनात्मक चिंतन की नींव है। यह वह जानकारी होती है जिसका उपयोग हम अपनी मान्यताओं और निष्कर्षों का समर्थन के लिए करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण करना। ऑप्शन सी है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है दोस्तों। आपको क्या बनेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से होता है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है और इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत अंतरों अधिकतर समय की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन रखा जाता है और जिससे कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके और दिव्यांग बालकों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में सुविधा हो सके। लचीलापन पाठ्यक्रम का तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से होता है जो प्रत्येक प्रकार के बालकों के लिए अनुकूल हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर असर्शन दिया गया है ए, अभिकथन ए है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोसेकी के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण आर यहाँ पर है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोसेकी के दृष्टिकोण में भिन्नता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है और विचार भाषा को निर्धारित करते हैं, अर्थात विचार पहले उभरते हैं और भाषा का विकास बाद में होता है। जबकि हम वाइगोसेकी के अनुसार बात करें तो बालक में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद उसमें विचार उत्पन्न होते हैं। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया गया है समझ की अग्रवर्ती गहनता। ऑप्शन बी है सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। ऑप्शन डी यहाँ पर है शारीरिक विकास की तेज गति। सही विकल्प का चयन करना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए और बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए एंड बी, समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन बी है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है यहाँ पर बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हियरिंग श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं यहाँ पर आपको फिल करना है। में समान है जबकि में भिन्न है। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया गया है संवर्धन गतिवर्धन, संशोधन समायोजन, गतिवर्धन संवर्धन, समायोजन संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। एकमेंडेशन मॉडिफिकेशन, एकमेंडेशन मॉडिफिकेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। समावेशन में के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में भी भिन्न है। संशोधन क्या सीखा गया है उसे बदल देते हैं और इसलिए ग्रेड विशिष्ट पाठ्यक्रम की सामग्री को बदल देते हैं। समायोजन एक परिवर्तन है, समायोजन एक परिवर्तन है जो एक छात्र को विकलांगता से उबरने या उसके आसपास काम करने में मदद करता है। ये परिवर्तन आमतौर पर भौतिक या पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ज्ञान व्यक्तिपरक है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ऑप्शन सी है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, ऑप्शन सी। और पूछा गया है इस क्वेश्चन में नहीं है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार ज्ञान व्यक्तिपरक है तथा शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। इसके अनुसार प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है और ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर है शिक्षा को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य बजाना। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। ऑप्शन डी है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो है नेगेटिव हो जाएगा। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना ये भी ऑप्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आंतरिक अभिप्रेरणा को
उस अवप्रेरणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के अंदर से आती है, और इस चुनौती में आनंद, प्रवीणता और स्वायत्तता के तत्व शामिल होते हैं, जिसे करने में व्यक्ति को आनंद आता है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर कारण आर है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है कौन सा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया है, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन सी है, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों। ऑप्शन ए है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सी है, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, और कारण आर है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? आपको यहाँ पर बताना है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। डी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। देयर इज ए सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जाता है। ऑप्शन ए है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पर सही विकल्प की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी है यहाँ पर, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि।
शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऑप्शन सी है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं क्या। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये सटीक आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। बी है, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। ऑप्शन सी है, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके और उसे उत्तर प्रदान करके। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके मदद कर सकता है, क्योंकि जब बालक अपसारी सोच रखते हुए किसी समस्या के बारे में स्वयं से विचार करेगा तो उसे उन समस्याओं के समाधान आसानी से मिल जाएंगे और इस प्रकार बालक सृजनशील कार्यों में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। सजा और शर्मिंदगी के डर से, सहकारी अधिगम, प्रतिस्पर्धी लोकाचार, और डी है अनुबंध और पुनर्बलन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहकारी अधिगम। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। सहकारी अधिगम में छात्र एक संरचित गतिविधि पर छोटे समूहों में एक साथ काम करते हैं और वे अपने के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होते हैं और इसमें समग्र रूप से समूह के काम भी मूल्यांकन किया जाता है। सहकारी समूह आमने सामने काम करते हैं और एक टीम के रूप में करते हुए सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो 19 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली और परिवेश, भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन बी है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ऑप्शन सी है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अवस्थाएं हमेशा एक ही क्रम में होती हैं और प्रत्येक अवस्था पूर्व अवस्था में सीखने पर आधारित होती हैं। पहली अवस्था जो है संवेदी कामक अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। और दूसरी अवस्था की हम बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। पहला ऑप्शन ए है, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। ऑप्शन बी है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है।
सी ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। डी है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उसके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण आर है, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। बी, सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। बी, सी, डी, बी, सी, डी। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पर आपको फिल करना है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इनसे सीखा जाता है। तो 24 का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है ए, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण की ही एक साधन है और बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशन एंड कैन चेंज ओवर टाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लियो वाइगोस्की या चार्ल्स स्पीयरमैन? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि कई क्षमताओं के समूह में आती है और इसमें उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा सांगीतिक बुद्धि, तीसरा तार्किक गणितीय बुद्धि और चौथा स्थानिक बुद्धि, पांचवा शारीरिक गतिक बुद्धि, छठा अंतःवैयक्तिक बुद्धि और सातवां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और आठवां जो उन्होंने बताया प्रकृतिवादी बुद्धि। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई। ऑप्शन, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 27 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई है। गिलिगन कोहलबर्ग के अनुसंधान सहायकों में से एक थे। उनका मानना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत, गिलिगन ने महसूस किया कि महिलाएं कोहलबर्ग द्वारा विकसित विकास के उन्हीं 3 चरणों से गुजरी, लेकिन नैतिक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण महिलाएं नैतिक मुद्दों पर पुरुषों की तुलना में अलग अलग तरह से तर्क करती थी, परंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं के सोचने के तरीके को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर
28 है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो 28 का यहाँ पर आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रश्नपुष्टि प्रदान करना। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। सटीक आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आर है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है सीडीपी का। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप से आएँ। ऑप्शन बी है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थियों को नहीं पता और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ऑप्शन सी है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। ऑप्शन डी है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक अपने पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। इससे जब बच्चे अवधारणाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें उन अवधारणाओं की छोटी से छोटी बारीकियों को खोजने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा 20 अगस्त 2023 को पूछा गया क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, जो कि सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह यदि आप 2023 के सभी क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आप कंटिन्यू सेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।